हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी लाइक ए प्रो, कि टॉपर लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, कितना मार्क कैसे लाते हैं। ठीक है, टॉप रैंकर जो होते हैं वो लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ मेनली बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का भी पता है कि सब हर एक क्वेश्चन सब कहाँ से आते हैं, एनसीडी से। ठीक है, तो मेन चीज जो गलती करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो ये है कि एनसीडी सही से या इफेक्टिवली पढ़ा नहीं आता है। ठीक है, 90% ऑफ द स्टूडेंट ये मिस करते हैं। तो आज ये वीडियो अच्छे से देखना लास्ट तक। मैं यहाँ पर वो एनसीडी का तुम्हें एक पेज लेके भी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे एनसीडी पढ़ाई करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो एनसीडी कैसे पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट तो याद रखना हमेशा, जो भी पैराग्राफ है, एनसीडी का पैराग्राफ हो या, ठीक है, तो पैराग्राफ का हमेशा एक एक पैराग्राफ पढ़ाई करो और उस पैराग्राफ में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, पैराग्राफ में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पॉइंट आउट कर लो। ठीक है, मेन फिर चीज क्या है जो बोर्ड लाइन से होगा, बोर्ड लाइन में जो एनसीडी में होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें देखना ही देखना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा कभी एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बनता है जो कि ओनली बोल्ड लाइन पे वो मतलब जो ऑप्शन होता है वो बोल्ड लाइन का वाला ऑप्शन देते हैं। ठीक है, तो तुम्हें वो ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लास्ट लाइन, एनसीडी पढ़ाई करने का, पैराग्राफ का पढ़ाई करने का जो लास्ट लाइन होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये याद रखना, ये टीचर्स का जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो लोग का मतलब फेवरेट लाइन्स होते हैं, क्योंकि लास्ट लाइन में हमेशा इंपॉर्टेंट चीजें मतलब छुपी हुई होती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं वो लास्ट लाइन में देखना। या तो कोई भी एक स्टेटमेंट हो जो लास्ट लाइन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा ये चीज। मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, जो लास्ट लाइन होता है एनसीडी का वो हमेशा ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, और वो मतलब अगर स्टेटमेंट भी दे सकता है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये याद रखना, लास्ट लाइन पैराग्राफ का, या तो पैराग्राफ का लास्ट लाइन, ठीक है, या तो पैराग्राफ का, या तो फुल पेज का, या तो पैराग्राफ का, या तो पेज का जो लास्ट लाइन होगा। ठीक है, ये याद रखना। ओके, फिर फिर क्या करना है, उस चैप्टर का कोई भी एक चैप्टर पर लो या टॉपिक, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, पूरा का पूरा लाइन नहीं लिखना है, ओनली जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या वर्ड है, उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि तुम्हें लास्ट रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है लास्ट रिवीजन में, क्योंकि एनसीडी बहुत बार रिवीजन करने के बाद तुम्हें पूरा का पूरा पैराग्राफ या चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो लास्ट रिवीजन होगा ना, उसमें ये शॉर्ट नोट ही काम आता है। ठीक है, ठीक है, फिर आता है तुम्हारा और एक चीज जो होता है, हर एक चीज का जो भी तुम पढ़ाई करोगे, या तो बोटानी हो या जूलॉजी का हो, उसका जो यूनिक कैरेक्टर्स होता है, या तो फीचर्स बोल दो, जो भी होता है वो वहां से क्वेश्चन बनते ही है मस्ट। ठीक है, हमेशा देखना एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में भी सेम, जो एक्सेप्शन टाइप होता है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। और जो बायोलॉजी में मेनली यूनिक कैरेक्टर होता है कि दूसरे से अलग है वो। ठीक है, वो चीज ध्यान रखना है। और एक चीज जो होता है पीवाईक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब बायोलॉजी के लिए, क्योंकि रिपीट मतलब क्वेश्चन तो एनसीडी से बनता है, रिपीट भी होता है उसके बीच में से। ठीक है, तो अगर तुम पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हो तो वहां से बहुत क्वेश्चन तुम्हें कॉमन मिलेंगे। और पीआईक्यू सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसके साथ देखना है कि वो एनसीईआरटी के कौन सा लाइन से उठाया। ठीक है, एनसीईआरटी मार्क करना है उसको। ठीक है, एनसीडी में उसको मार्क करना है, ताकि जब नेक्स्ट रिवीजन होगा ना, नेक्स्ट रिवीजन में यो तुम पॉइंट आउट कर सकते हो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया था, मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो वो तुम्हारा दिमाग वो याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमेशा देखना, ध्यान रखना, पीआईक्यू एनसीडी लेके बैठना है, या तो कि एनसीडी के कहाँ से आ रहा है। तो वो टॉपिक जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद याद रखना ये चीज। ठीक है, फिर आता है एनसीडी रिवीजन, कि कितना रिवीजन देना चाहिए। बहुत लोगों को होता है कि कितना रिवीजन देना चाहिए। ठीक है, तो देखो रिवीजन डिपेंड करेगा तुम हाउ यू स्टडी द एनसीईआरटी, डिपेंड्स ऑन तुम कैसे पढ़ाई किए हो। अगर तुम इफेक्टिवली एनसीडी पढ़ाई किया, जैसे कि मैंने बताया कि पैराग्राफ का कैसे करना है, फिर लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, तुमने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किए हो, अगर ऐसे दो तीन बार भी अगर रिवाइज कर रहे हो ना, तो मतलब तुम्हारा इफेक्टिवली रिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद सिर्फ तुम्हें पॉइंट को, चीज़ों को याद रखना है। और याद कैसे रखेंगे, समझना होगा। ठीक है, समझना होगा, वो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ सॉरी समझना होगा। ठीक है, तो तुम पहले उस चीज़ को समझ लो, फिर आसानी होगा याद रखने के लिए। तो रिवीजन इट डिपेंड्स ऑन यू, सबका ये नहीं होता, बट मिनिमम तो बायोलॉजी का मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी का मिनिमम तुम 20 रिवीजन। ठीक है, और केमिस्ट्री का तो मिनिमम 10 रिवीजन, एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ, मिनिमम चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम चाहिए ये, तो इतना। फिर आता है कि टेस्ट सीरीज, कि भैया कितना टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो टेस्ट सीरीज जब तुम कोई भी इंस्टीट्यूट में हो या कोचिंग में हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो मिनिमम तुम याद रखना है कि मिनिमम अगर 10 पार्ट टेस्ट या 5 फुल टेस्ट दे रहे हो तो ठीक है। ठीक है, तो मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट जो होता है, टाइम मैनेजमेंट सही आएगा। ठीक है, तुम मतलब कितना तुम्हारा याद है वो तुम मतलब इवेलुएट कर पाओगे। ठीक है,
फिर टेस्ट सीरीज से जो वो माइंड सेट बना रहेगा ना कि स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के टाइम में जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, ठीक है, एंजाइटी जो होता है, वो तो मतलब जब टेस्ट सीरीज दोगे तो वो धीरे धीरे वो तुम्हारा वो कोप अप होगा उसके साथ, कि माइंड सेट कैसे बना रहेगा टेस्ट सीरीज में, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम क्वेश्चंस को अगर छोड़ नहीं पा रहे हो, अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो चीज़ बहुत इफेक्ट करेगा, तो तुम मतलब इतना स्कोर नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट सीरीज देना ही है, ये तो मास्ट ही है। टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो तुम्हारा कुछ भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से तुम्हारा सब कुछ डिपेंड करता है। तो और जो एग्जाम में जो मेन चीज़ होता है वो होता है तुम्हारा माइंड सेट, ठीक है ना। तो माइंड सेट कम्प्लीटली डिपेंड करता है, तुम्हारा नॉलेज डिपेंड नहीं करता एग्जाम में इतना। एग्जाम में तुम्हारा माइंड सेट डिपेंड करता है। अगर तुम एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस है, तब तो भाई छोड़ ही दो। तो इसलिए प्रॉपर माइंड सेट बनाना है, और उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिनिमम 10 पार्ट और फुल टेस्ट 5 to 8, या तो 10 अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एंड तक इतना टाइम नहीं मिलता है। और सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी नहीं है, इसका प्रॉपर विथ इवेल्युएशन क्या करना है, हर एक टेस्ट को इवेल्युएट करना है। मैंने भी ये गलती की थी सॉरी। तो हर एक टेस्ट को जब तुम इवेल्युएट करोगे ना, एनसीडी से देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आया, कौन सा मिस्टेक हुआ, कौन कितना तुम्हें याद है, याद नहीं है, तो वो चीज़ तुम फिर रिविजन करो, ठीक है। तो इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट टेस्ट देने से कुछ भी नहीं होगा, 0% इफेक्टिव होगा। जब इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएट मतलब इवेल्युएशन करोगे उसको, तभी उसका 100% इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। फिर अभी मैं दिखाता हूँ कि मतलब जो एनसीडी का जो पेज होता है या तो पैराग्राफ होता है, कैसे पढ़ाई करना पड़ता है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होता है, जो 95% स्टूडेंट होता है, वो मिस आउट कर देते हैं, ठीक है। और इसलिए एग्जाम में जाके कौन मिस्टेक ज़्यादा होते हैं। तो देखो मैं बस यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे एनसीडी को पढ़ाई किया जाता है। मैं जो एनिमल किंगडम का जो कॉन्ड्रियोसाइटिस है, ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइटिस जो एक फाइलम है, मैं उसका उठाया यहाँ पर। तो जस्ट देखो मैं यहाँ पर कैसे पढ़ाई करता हूँ, ओके। सो तुम भी ऐसे ही मतलब अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत इफेक्टिव होगा, और याद रखने के लिए भी बहुत आसान होगा। सो देखो, तो जैसे कि कॉन्ड्रियोसाइटिस, पहले तो ये चीज़ तुम्हें ब्रेक करना है कि कॉन्ड्रियोसाइटिस मतलब होता क्या है। तो ये याद रखना, कॉन्ड्रियो मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन होता है मतलब कार्टिलेज, इसका मतलब ये होता है क्या, कार्टिलेज है ना। ऑस्टियोसाइटिस माने साइटिस, स्टाइटिस माने फिश, मतलब इसका मीनिंग हो गया कार्टिलेजिनियस फिश, सिंपल। तो ऐसे तुम्हें हर एक बायोलॉजी का जो जितना भी चीज़ें होते हैं ना, हर एक चीज़ तुम्हें तोड़ के पढ़ाई करनी है, तो भी ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो देखो ये पूरा कार्टिलेजिनियस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट क्या पढ़ाई करनी है, ये चीज़ क्या है, मेराइन, ओके हो गया। फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, सीधा लंबा लंबा बॉडी होता है। ये तुम जो एनसीडी में डायग्राम है, वो डायग्राम देखने से तुम्हें मालूम हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। फिर क्या होता है, माउथ कैसे होता है, और सॉरी, स्टिमुलेंट बॉडी विथ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, मतलब जो इसका स्केलेटन है ऑब्वियसली अंदर ही है। एंडो मतलब, एंडो का ये मीनिंग होता है अंदर, है ना। तो ये ध्यान रखना। देन क्या है, माउथ कैसे रहता है, वेंट्रली। तो इस साइड में ना ये सब लिख के जाना है। एनसीडी में अगर जगह है तो एनसीडी में लिखना, नहीं तो या तो जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब लिखना। कैसे, फर्स्ट लिखना है मेराइन, ठीक है ना। फिर लिखना है क्या, स्ट्रीम लाइन होता है, स्ट्रीम लाइन होता है। फिर क्या होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है ना। फिर कैसा होता है, माउथ कैसा होता है, माउथ होता है वेंट्रली, है ना। वेंट्रली मतलब सामने का, सामने तरफ, ठीक है ना। फिर कैसा होता है, नोटोकॉर्ड्स होता है, देखो ये सब नोट, सॉरी, नोटोकॉर्ड्स होता है, कैसा रहता है, पार्सिस्टेंट होता है। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं ये वाला टॉपिक ही उठाया, ठीक है। मतलब एनिमल किंगडम में ऐसा बहुत क्वेश्चन बनता है। नोटोकॉर्ड कैसा होता है, पार्सिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, हमेशा मतलब बचपन से लेकर बुढ़ा तक थ्रू आउट द लाइफ रहता है, ठीक है। देन गिल स्लिट जो होता है, जिससे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, और सेपरेट होता है, और उसका एक कवर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम, याद रखना है, जिसको गिल कवर भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर फिर और एक चीज़ क्या होता है, उसका जो स्किन होता है, स्किन कैसा होता है, टफ एंड स्केल्स रहता है, ठीक है, जैसे मछली का रहता है ना, ऐसे ही सेम प्लेकॉइड, और इसको मतलब प्लेकॉइड स्केल्स। सॉरी तुम्हें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, बट क्या करें यार, सॉरी उसके लिए। फिर टीथ उसका क्या है, टीथ इज मेड ऑफ मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल। ये जो प्लेकॉइड स्केल था यहाँ पर, वही मॉडिफाई होके टीथ बना उसका, ठीक है ना। वही सर बैकवर्डली डायरेक्टेड, तुम ये जब डायग्राम देखोगे ना, तो जो ये माउथ है, तो ऐसे ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड है माउथ का, ठीक है। वो होता है तुम्हारा टीथ, याद रखना। तो ऐसे मतलब हर एक लाइन का हर एक वर्ड जो जो इंपॉर्टेंट है वो ऐसा हाईलाइट करो, या तो साइड में शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसा करके, ठीक है ना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सर पावरफुल ऑब्वियसली। देन द एनिमल्स आर प्रीडेशियस, मतलब प्रे करते हैं लोग, दूसरे को मार के खाते हैं, है ना। और ये लोग को क्या रहता है, एयर ब्लैडर नहीं रहता है, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। इसलिए क्या होता है,
कॉन्स्टेंटली स्विम करना रहना पड़ता है, ठीक है, टू अवॉइड सिंकिंग। बट यहाँ पर भी देखो जो लास्ट लाइन था, ठीक है ना, क्यों, मतलब कि देखो स्विम, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, व्हाई, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि दे डजंट हैव एनी एयर ब्लैडर। तो ऐसे देखो हर एक लाइन को तुम्हें अच्छे से समझ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको तुम्हें हाईलाइट करना है, ठीक है, फिर पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर जो चीज है, नोटोकोड, पार्सिस्टेंट, फिर ओपरकुलम, प्लेकोड, स्केल्स, दे आर बोल्डेड, ठीक है, ये लोग बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर क्वेश्चन जब भी बनते हैं ना, एग्जामिनर यही चीज ज्यादा पहले देखता है कि अच्छा पार्सिस्टेंट है, क्या चीज पार्सिस्टेंट है, नोटोकोड, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन बना के देगा, ठीक है ना, थ्रू आउट द लाइफ, तो वहां से स्टेटमेंट भी बना के देगा। फिर नीचे जो ये सब देखो, इलेक्ट्रिक ऑर्गेन्स, पॉइजन, स्ट्रिंग, पोइक्लोथर्मास, तो ये सब से ना ये मैक्सिंग का क्वेश्चन देता है कि टॉर्पेडो इस तरफ रहेगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गेन्स, पॉइजन स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो बोल्ड लेटर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान देना है, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्शन में डायरेक्ट वही रहेगा, तो ये सब भी। और ये यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता दूँ, ये सबसे, ये जो स्क्वेलेडोन, डॉन, डॉगफिश, फिस्टिस, सॉफिश, ये सबसे मैक्सिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जितना भी कॉमन नेम होता है ये सबसे मैक्सिंग का क्वेश्चन बनता है, स्टिंगरे, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। ओके, फिर यहाँ पर देखो लास्ट लाइन में और एक चीज दिया हुआ है, देखो, दे आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरस। मोस्टली जो मछली होते हैं, जो फिश होते हैं, वो क्या होते हैं, ओविपेरस, जैसे कि ऑस्टियोसाइटिस में तुम्हें मिलेगा क्या, दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो ये सब क्या पैराग्राफ का लास्ट लाइन में दिया हुआ है ना, तो ओविपेरस, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर पढ़ाई करते हैं ना, एक पैराग्राफ पढ़ाई करते आते हैं तो लास्ट लाइन में होता है, तो वहां से वो लोग ज्यादा देखते हैं कि अच्छा ठीक है, यही दे देते हैं लास्ट लाइन वाला, और वो इंपॉर्टेंट भी होता है हमेशा। तो लास्ट लाइन ऑलवेज फोकस द मोस्ट, ओके। विविपेरस मतलब जो डायरेक्टली बार्थ करता है, डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, ठीक है, उसका एग नहीं रहता है, दे डजंट लेग एग, ओके। फिर ऑस्टियोसाइटिस भी देखो, ये दो पैराग्राफ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से ना बहुत क्वेश्चन बनता है, और ये दोनों का डिफरेंस बहुत ही ईजी है, जो इसमें नहीं होता है वो इसमें है, ठीक है, जो इसमें नहीं होता है वो उसमें है, तो ये तुम पढ़ाई कर लेना अच्छे से। फिर आता है कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, ठीक है, तो इसके लिए मेन फंडा क्या होता है, जब भी तुम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो हमेशा जो ऑप्शन, चार ऑप्शन होगा, चार में से जो गलत होगा पहले वो एक्सक्लूड करना है, ठीक है, मतलब पकड़ लो ए नहीं हो सकता है, ठीक है, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो मतलब बी होगा, ऑटोमेटिकली होगा, तो फिर ये देखना कि ये सही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो एक्सक्लूड करना है पहले ऑप्शन को, तभी मतलब 100% तुम्हारा चांस रहता है कि वो सही होगा। तुम्हें कितना भी तुम्हें पता हो, वो आंसर श्योरली पता हो, फिर भी क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, देखना है बाकी ऑप्शंस को, ठीक है। और एक चीज क्या होता है, अगर कोई ऑप्शन, कोई एमसीक्यू मतलब आउट ऑफ एनसीडी लग रहा है, तो उसका याद रखना, हमेशा जो करेक्ट आंसर होगा ना, करेक्ट आंसर हमेशा एनसीडी से होगा। ये चीज बहुत ही अच्छा चीज है, मतलब एग्जामिनर क्या करता है, जो करेक्ट वाला चीज होता है वो एनसीडी से उठाता है, बाकी तीन ऑप्शन क्या करता है, आउट ऑफ एनसीडी दे देता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स करना, ठीक है, ताकि मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच।